Hi guys, welcome to your channel Barmal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, Bankings, and State PCSC. So friends, let's see what are the current affairs before we know some important news of our country or a other country or a world. So let's see what are the important news, because there is a lot of knowledge to discuss with you. So let's see. तो चीन और ताइवान के बीच लंबे समय से तनाव जारी है और इसी के बीच चीन ने एंटी लैंडिंग स्पाइक एंटी लैंडिंग स्पाइक लगाया है ताकि चीनी सैनिक जो है ताइवान में ना घुस सके। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि एक दिन में 6 लाख से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। यूपी में पराली जलाने पर 2000 किसानों पर FIR दर्ज हुआ है और काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। असम मिजोरम सीमा पर तनाव हुए हैं जिसमें 300 से अधिक गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और पोषण की कमी से 8 इंच की लोग बच्चों की लंबाई कम हो सकती है, एक रिसर्च के तहत बतलाया गया है। इसके साथ ही फिलीपींस में लगातार 2 से 3 तूफानों ने दस्तक दे दी है जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहाँ पे गोनी, बुलावे और एक आखिरी जो तूफान आया है अस्तानी, ये 3 तूफान वहाँ आई है जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। और उसके साथ ही फिलीपींस के बाद शनिवार चीन में और वियतनाम को भी इसका भुगतान नुकसान उठाना पड़ा। रूसी की सेना 2 सप्ताह के सैन्य अभ्यास के लिए रावलपिंडी पहुंची है पाकिस्तान में और पाकिस्तान आर्मी के साथ सैन्य अभ्यास करेगी। तो ये तक कुछ जानकारियां देश दुनिया से जुड़े हुए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, इस जानकारी से कुछ जानकारियां हासिल की होगी। देखते हैं आज क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस की जाती है, साथ ही साथ इस पर एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है। उसके बाद आज का इतिहास से जुड़े हुए 4 से 5 सवाल रहते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं जवाब के साथ। उसके बाद मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरु है। उसके बाद टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए आप फटाफट कॉपी पेंसिल लेकर रेडी हो जाना। उसके बाद अवार्ड स्टेट्स में अभी कंट्री सीरीज चल रही है, आज स्कॉटलैंड के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही पॉजिटिव थाट के साथ। मध्य प्रदेश की हीरा खदानों के लिए प्रसिद्ध पन्ना जिले में 24 वर्षीय एक श्रमिक को 6.92 कैरेट का हीरा मिला। तो इस हीरे की कीमत लगभग 30 लाख रुपया के आसपास आंकी गई है। इसके साथ ही पन्ना जिले की हीरा खदानों से पिछले 1 माह के दौरान 4 श्रमिकों को 4 बड़े कीमती हीरे मिल चुके हैं। तो मध्य प्रदेश का हीरा काफ़ी फेमस है। ऐसा विश्व में दक्षिण अफ्रीका में हीरा और सोना ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस तरह के श्रमिकों से ज़्यादा बड़ा मिलना और अभी पन्ना जिले में हीरा खदानों से, तो एक तरह से अच्छी पॉजिटिव न्यूज है और श्रमिकों के लिए भी एक तरह का जनरल नॉलेज के तहत आपको जानकारी होना चाहिए। या इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं कि कौन से राज्य में प्रसिद्ध पन्ना हीरा खदान है, पन्ना जिले के हीरा खदान है। तो मध्य प्रदेश में हाल ही में कौन से जिले में पाया गया था 6.92 कैरेट का हीरा, तो आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश की हीरा खदानों में। इस तरह का इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत है ज़्यादा, खास करके रेलवे ग्रुप डी में, NTPC में और जो भी CGL का SSC का एग्जाम होते हैं उसमें पूछने की संभावना बनी रहती है। आगे देखते हैं आज का इतिहास। तो जानते हैं आज के इतिहास में क्या है खास। आज ही के दिन वर्ष 1858 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले महान क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1866 में विख्यात भौतिकविद और रसायन शास्त्री मैरी क्यूरी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल के गांव में वंदे मातरम की गीत की रचना की थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि
वंदे मातरम या नेशनल सॉन्ग जो है इंडिया का, उसको कब खोज किया गया था, ये कब लिखा गया था, कब रचना की गई थी, तो 1876 में किनके द्वारा, बंकिम चंद्र उपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन वर्ष 1983 में तुर्की में संशोधित संविधान को अंगीकार किया गया था, उसको मान्यता दिया गया था। आज ही के दिन वर्ष 1998 में दुनिया के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन सुरक्षित धरती पर वापस लौटे थे। सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री कौन है? जॉन ग्लेन, जो धरती पर लौटे थे, कहाँ से? अंतरिक्ष में, स्पेस से। तो ये थे आज के 5 का इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आज के इतिहास से जुड़े हुए हैं। तो इससे इतिहास से जुड़े हुए जरूर सवाल ही पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। अगर आप कुछ सोच सकते हो तो यकीन मानिए आप कुछ से कर भी सकते हो। तो एक सुपर लाइन बताई गई है कि आपके पास सोचने की क्षमता ही नहीं है, हमको आज 3 घंटा पढ़ना है, नहीं हमको रेलवे ग्रुप डी का जॉब को एक जॉब हमको पक्का करना है, नहीं हमको यूजीसी नेट एग्जाम निकालनी। इस तरह का आप एक मन में सोच लो तो आपको कहीं ना कहीं आपके मन में अंदर से एक थॉट, एक पॉजिटिव थॉट आएगी, नहीं हमको आज करना है, आई कैन डू दिस, मैं इसको कर सकता हूँ। इस तरह से आप सोचेंगे किसी के बारे में गहराई से, तो आपको जरूर ही अंदर से मन में एक पॉजिटिव थॉट निकलेगी, नहीं हमको आज करना है, इसको पूरा करना है, एक एम्बिशन, एक एम के तहत, एक स्ट्रेटजी के तहत इसको पूरा करना है। तो काफ़ी सुपर लाइन था, मोटिवेशन लाइन, जो हम सबको काफ़ी मोटिवेट किया, प्रेरित किया। आगे देखते हैं आज क्लास में क्या है खास, तो जानेंगे विस्तार से। तो उससे पहले टॉप 10 करंट अफेयर्स जानने से पहले मैं बता दूं कि आप यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लोगों को शेयर भी कर देना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का करंट अफेयर्स में। पहला करंट अफेयर्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूरे विश्व में 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया। यानी एक तरह का जर्नलिस्ट डे, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, जिसमें पत्रकारों की अधिकारों के बारे में इसमें देखा गया, क्योंकि इसी दिन 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी। इसी कारण से इसी दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया। तो लगातार देखा जा रहा है कि अन्य देशों में भारत की तुलना में बहुत सारी स्थिति खराब है पत्रकारों की। आगे देखते हैं, मशहूर फिल्म अभिनेता, निर्माता और कलाकार आशीष कक्कड़ का निधन हो गया। उन्होंने बहुत सारी फिल्में की है, उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार भी उन्होंने काफ़ी केरल सरकार के द्वारा उनको काफ़ी पुरस्कार दिया गया है। प्रसिद्ध मलयालम लेखक पॉल जचारिया को केरल सरकार के द्वारा 2020 एजुकेशन पुरस्कार सम्मानित किया गया। इसमें 5 लाख का नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र दी जाती है। यह केरल सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आगे देखते हैं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 33% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज पूरा वर्ल्ड के लिए कि इतनी तेज़ी से, एक तरह का बोल सकते हैं कि दुनिया की सबसे तेज आर्थिक व्यवस्था बन गई है, आर्थिक वृद्धि दर्ज किया है अमेरिका ने। भारत की स्थितियाँ काफ़ी उछाल हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में वगैरह में काफ़ी वृद्धि देखने को मिला है। आगे देखते हैं, कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों को फिल्मों, टेलीविज़न धारावाहिक, किताब प्रकाशित करने, राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आपने बिल्कुल सही सुना है, यहाँ तक कि विदेश जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी बिना अनुमति से विदेश नहीं जा सकते हैं। आगे देखते हैं, बॉलीवुड अभिनेता फिरोज खान का निधन हो गया। वो 1991, 90, और 2000 के आसपास उन्होंने काफ़ी फिल्में की, जिनमें से मेहंदी, फरेब, चांद बुझ गया जैसे आदि फिल्मों में उन्होंने अपना अभिनय का परचम लहराया था। आगे देखते हैं, एडीबी ने मेघालय की बिजली परियोजनाओं के लिए $132.8 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है। तो मेघालय को बिजली परियोजनाओं को सुदृढ़ीकरण, नए करना, उनको विकसित करना और ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों में बिजली परियोजनाओं का सुविधा प्रदान करना, इसके लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी राजधानी मनीला है, फिलीपींस की राजधानी, हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1810 करोड़ की लागत से 210 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। यह सतलुज नदी पर बनाया जाएगा।
तो ऐसा पहली बार हो रहा है नहीं, पहले भी 1-2 प्रोजेक्ट सतलुज नदी पर बना है, बट ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट में से एक है। 210 मेगावाट की प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। 1810 करोड़ रुपए की ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है, जिससे वहाँ के लोगों को बिजली सतलुज के आसपास जो भी हैं फैक्ट्रियाँ हैं उनको आसानी से बिजली मिल सकेगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए स्थानीय उम्मीदवारों को 75% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। तो ऐसा पहली बार हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें एक प्रोसेस, एक बात कही गई कि 50,000 से अधिक ना बल्कि 50,000 से कम वेतन वालों को ऐसा आरक्षण दिया जाएगा। तो ऐसा ये करने वाला, ये कहा जाए तो भारत का पहला राज्य बना है जिसने 75% स्थानीय युवाओं को, जो भी वहाँ पे फैक्ट्रियाँ आएगी, जो भी कंपनियाँ, विदेशी कंपनियाँ या देश कंपनियाँ आएगी, उनको देना होगा नौकरी। तो बहुत अच्छा पहल किया गया है। मैं तो कहता हूँ कि जितने भी राज्य हैं सभी इस तरह का पहल करें ताकि वहाँ के स्थानीय लोगों को पलायन करने से रोका जा सके, खास करके बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश वगैरह में। आगे देखते हैं। अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेनाओं के द्वारा कॉपरेशन एफ्लोट रेडिनेस एंड ट्रेनिंग कैरेट बांग्लादेश 2020 अभ्यास किया गया। तो भारत और अमेरिका के द्वारा सामरिक दृष्टि से और नौसैनिक या फिर आप बोल सकते समुद्री सुरक्षा के बढ़ाव के लिए इस तरह का अभ्यास किया गया। आगे देखते हैं कंट्री स्कॉटलैंड के बारे में। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं ध्वज। देखिए किस तरह का झंडा है, 4 ट्रायंगुलर शेप दिया गया है ब्लू कलर का। उसका राष्ट्रशाही ध्वज वहाँ देख सकते हैं। राष्ट्रीय गान विभिन्न, मुख्यतः फ्लावर ऑफ स्कॉटलैंड, राष्ट्रीय वाक्य इन माई डिफेंस गॉड मी डिफेंडेड। तो ये है। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक देश है या ग्रेट ब्रिटेन का उत्तरी भाग है। यह पहाड़ी देश है जिसका क्षेत्रफल 96,650 वर्ग किलोमीटर है। यह इंग्लैंड के उत्तर में स्थित है। यहाँ की राजधानी एडिनबरा है। ग्लासगो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। तो इसका आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हो कि देखिए यहाँ बीच में जो है स्कॉटलैंड का दिखाया गया ग्रीन सिग्नल, और ब्रिटेन का जो है उत्तर भाग जो है देखिए ब्रिटेन नीचे दिया गया है, उसके ऊपर हिस्सा जो है स्कॉटलैंड दिखाया गया है ग्रीन सिग्नल के माध्यम से। तो ये ब्रिटेन के आसपास यानी उत्तर के दिशा में ये स्थित है स्कॉटलैंड। तो ज़्यादा बड़ा देश नहीं है। तो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक देश है जिसकी राजधानी एडिनबर्ग है। सबसे बड़ा नगर भी ग्लासगो है। क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं स्कॉटिश गैलिक भाषाएं बोली जाती है और मुख्य रूप से वहाँ पे अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती है। निवासी स्कॉटिश हैं। सरकार जो है हस्तांतरित संसदीय प्रणाली संवैधानिक राजशाही है। विधानमंडल स्कॉटलैंड की संसद है। स्थापना जो है इंग्लैंड के साथ एकीकरण के बाद 1 मई 1707 में हुई। उसके बाद उसको हस्तांतरित करके 19 नवंबर 1998 में किया गया। भूमि क्षेत्रफल जो है उसका 77,933 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या जो है 2013 के अनुसार 53,70,700 है। घरेलू सकल उत्पाद 2013 के प्राक्कलन के अनुसार 245.245,267 अरब डॉलर है। प्रति व्यक्ति आय जो है 45,904 है। इंटरनेट TLD.SCOT है। तो ये था स्कॉटलैंड के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो इस तरह से मैं लगातार देशों के बारे में विस्तार से बता रहा हूँ ताकि आप इसकी जानकारियाँ ले सकें। आगे देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिनिस्ट्री जो काफ़ी आयुर्वेद वगैरह को देखरेख करती है, डिसीजन लेती है। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी इज tasked with developing education, research and propagation of alternative indigenous medicine system in India. In November 2014, it became a separate ministry from earlier as a department. This is increased the focus on the traditional medicinal system of India for its further development and wider propagation. आयुष मंत्रालय को हाल ही में 2014 में इसका गठन किया गया था। एक अलग से इसकी सेपरेट मंत्रालय ही बना दी गई, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो
तो देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी एक तरह का मिनिस्ट्री है, जिसमें आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी सभी इसके अंदर काम करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए या तब तक के लिए अलविदा, सबको नमस्कार। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले मैं सबको बता दूं कि यदि आप नए हैं तो मेरे क्लास को, मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।